नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता सिंह। इस 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि इस ट्रेनिंग की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा जी ने बताया कि जो सबसे पहली क्लास है वो मैं लूंगी। तो ये जो हमारी जो सबसे पहली प्रशिक्षण में जो सबसे पहली ट्रेनिंग क्लास है, इसमें हम बात करेंगे कि मत्स्य की क्या है और मत्स्य पालन क्या है। तो इसमें जो भी तकनीकी जानकारी है मछली पालन को लेके, उसके बारे में ना ज्यादा बात करते हुए मैं इस बारे में बात करूंगी कि मछली पालन जो है उसमें जो प्रारंभिक जानकारी होती है, किस किस तरह से मछली पालन किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे कि मैंने बताया, इस ट्रेनिंग में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे स्पीकर हैं जो अलग अलग चीजों पे बात करेंगे। जैसे कुछ लोग हैं तालाब कैसे बनाया जाए, उसमें मछली कैसे, कितनी और कौन सी मछली रखी जाए, कैसे उनको खाना दिया जाए, क्या उनकी बीमारियों की रोकथाम के लिए कैसे जो है वो काम किया जाए। और तो जैसा कि मैंने बोला कि जो अलग अलग लोग हैं अलग अलग तकनीकी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। और मैं आपको आज जो हम बात करेंगे, इस क्लास का जो पूरा फोकस है वो उस पे होगा कि मछली पालन क्या है, और अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं तो आप वो सारी चीजें छोड़ के मछली पालन क्यों करें। तो इसलिए आज का क्लास इसी नोट पे शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, हम पहले बात करते हैं कि फिशरीज क्या है। अगर मैं फिशरीज की बात करूं तो आमतौर पर वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी गतिविधियां जिसमें कि हम जो प्राकृतिक जल संसाधन है, जैसे समुद्र है, नदियां हैं, तालाब हैं, झरने हैं, जलाशय है, वहां से मछलियों को पकड़ना किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, या फिर अलग अलग पानी में, तालाब में, टैंक में, उनमें जो है मछली का पालन करना, ये दोनों ही गतिविधियां, यानी कि जलीय संसाधनों में जो नेचुरली जो मछलियां हैं उनको पकड़ना, या फिर तालाबों में मछलियों को पालकर उनकी कमर्शियल एक्टिविटी करना, ये दोनों ही गतिविधियां जो है वो मत्स्यिकी के अंदर आती हैं। अगर हम प्राकृतिक जल संसाधनों में जो पहले से मछलियां हैं उनको पकड़ते हैं तो उसको हम कैप्चर फिशरी कहते हैं। और अगर हम बड़े बड़े तालाबों में या रिजर्वॉयर्स में या डैम्स में अगर मछलियां पालते हैं तो उसको हम कल्चर फिशरी या एक्वाकल्चर कहते हैं। तो आज की जो ये जो 3 दिवसीय ट्रेनिंग है, इसमें जो तालाब में जो मछली पालन है या जो कल्चर फिशरीज है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि बाकी जितने भी एक्सपर्ट हैं वो आपसे इस बारे में बात करेंगे कि मछली पालन कैसे करें, सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन करने के लिए आपको क्या क्या चीजें लगेंगी। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूंगी कि आप मछली पालन क्यों करें, मछली पालन करने से आपको क्या फायदे हैं। अगर आप दूसरी खेती कर रहे हैं या आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, और अगर आपको मछली पालन ही करना है तो अगर वो सब छोड़ के आप मछली पालन की तरफ क्यों जाएं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि मछली पालन आप क्यों करें। जैसा कि क्या होता है कि अगर हम किसी भी खेती से जुड़े हैं, चाहे वो मछली की खेती हो या फिर वो क्या कहते हैं कोई और दूसरे तरह की खेती हो, चाहे आप फसल मतलब आप अनाज उगाते हो, आप सब्जियां उगाते हो, आप फल उगाते हो, आप कोई भी चीज उगाएं, तो होता क्या है कि जो सबसे पहली खेप होती है आपकी खेती की, या जो आपकी खेती का सबसे पहला हार्वेस्ट होता है, वो कहाँ जाता है, वो जाता है आपकी रसोई में। तो अगर आप मछली पालन करते हैं तो जो आपका पहला हार्वेस्ट होगा तालाब से, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपकी रसोई में। और जो मछली से मिलने वाला जो प्रोटीन है, यानी मछली जो है वो उच्च कोटि का पोषक तत्व है, उसमें आपको बहुत ही सर्वोच्च कोटि का प्रोटीन मिलता है। अगर मैं जितना भी मीट खाया जाता है हमारे देश में, चाहे मैं बकरी के मीट की बात करूं या सुअर का मीट है या दूसरे बीफ खाया जाता है, ये जितनी भी तरह के मीट या मुर्गी है, ये जितना भी तरह का मीट खाया जाता है, उसमें जो सबसे उच्च कोटि का, इंसान द्वारा सबसे आसानी से पचाने वाला जो प्रोटीन है, साथ ही में जो मछली होती है उसमें बहुत सारे विटामिन, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन बी 12 भी भरपूर मात्रा में होता है। साथ ही साथ इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, जो कि हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे मिनरल्स जैसे जिंक, आयरन, कैल्शियम, सेलेनियम और आयोडीन, ये सारे के सारे मिनरल्स मछली में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो
अगर आप मछली पालन करते हैं तो आप क्या कहते हैं, इनकम तो आपको होगी होगी, साथ में आप अपने फैमिली की, आप अपने परिवार की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। आप इस बात को इंश्योर करते हैं कि आपकी फैमिली को जो है वो पोषक खाना मिले, और मछली जो है वो बहुत ही पोषक खाना है। उसके बाद ये तो हो गई पहली वजह कि अगर आप मछली पालन करते हैं तो आपको क्या फायदा है। दूसरा अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप मछली पालन कर रहे हैं, आप उसे व्यवसाय के रूप में ले रहे हैं, तो अगर आर्थिक लाभ नहीं होगा तो आप उसको क्यों करेंगे। तो जो हमारी भारत सरकार ने एक वो बनाया कि भारत सरकार जो है वो किसान की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2021-22 तक भारत सरकार ने ये बोला कि वो प्रतिबद्ध है किसान की आय को दोगुना करने के लिए। तो किसान की आय को सिर्फ कह देने से तो आय दोगुनी हो नहीं जाएगी, तो उसके लिए उन्होंने एक 7 पॉइंट की स्ट्रैटेजी बनाई, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर हम सिंचाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करें, मिट्टी की जो स्वास्थ्य की जांच करें, अनाज रखने के लिए अच्छे गोदाम बनाए जाएं, फसल का बीमा हो, अच्छा मार्केट हो, ये सारी चीजों पे अगर ध्यान दिया जाए तो किसान को आर्थिक मुनाफा ज्यादा होगा। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जो हम क्या कहते हैं पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं, अनाज उगा रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, उसके अलावा अगर हम अलाइड एक्टिविटीज भी करें, यानी एग्रीकल्चर के अलावा अलाइड एक्टिविटीज जैसे कि हम पशुपालन करें, मवेशी पालें, मुर्गी पालें, अंडे का व्यवसाय करें या मछली पालन करें, अगर हम इस तरह की गतिविधि करते हैं तो भी हमारा किसान का जो है आर्थिक लाभ होगा। तो किसान को आर्थिक लाभ होगा तो उसकी इनकम जो है वो दोगुनी करने में मदद मिलेगी। और फिर से यही सवाल आता है कि अगर आपके पास अलाइड एक्टिविटी करने के लिए मवेशी पालने का ऑप्शन है, मुर्गी पालन का ऑप्शन है, या आप सुअर पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, तो आप वो सब छोड़ करके मछली पालन क्यों करें। तो इसका जवाब मैं आपको बहुत ही मतलब सीधे तरीके में देना चाहूंगी। इस एक चित्र को आप ध्यान से देखें। अगर हम जब कोई भी पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, कोई भी जीव पालते हैं, चाहे मछली पालें, मुर्गी पालन कर सकते हैं, आप अंडों का बिजनेस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वो ऑप्शंस हैं, फिर भी अगर आप मछली पालन करें, मैं कह रही हूँ कि आप मछली पालन करिए, या आपको कुछ लोग, या आप ये सोच रहे हैं कि मछली पालन करना है तो क्यों करें। तो एक बहुत बहुत सिंप्लीफाइड तरीके में, बहुत सीधे से तरीके में मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी। जैसे कि मैंने बोला, आप कोई भी लाइव स्टॉक रेयर करते हैं, आप कोई भी लाइव स्टॉक पालते हैं, चाहे वो मुर्गी पालन हो, या आप सुअर पालें, गाय बकरी पालें, या फिर मछली पालन करें, तो जो लागत होती है, वो सबसे ज्यादा जो खर्च आता है, वो कहाँ आता है, वो आता है आपके चारे पर, आपके फीड पर। यानी कि सबसे ज्यादा, करीब पूरे पालन की जो लागत है उसका 40 से 50%, और किसी किसी में तो 60% तक जो लागत है वो सिर्फ और सिर्फ चारे पर आती है। तो अगर अगर आप 100 किलो चारा, अगर आप सुअर पालन करते हैं और आप एक सुअर को अगर आप 100 किलो चारा खिलाते हैं, तो वहां से जो खाने योग्य मीट आएगा वो 17 किलो आएगा। ठीक है। और अगर आप मुर्गी पालन करते हैं और चिकन है, उसको अगर आप 100 किलो मीट खिला 100 किलो अगर आप चारा खिलाते हैं, तो वहां से जो खाने योग्य मीट है वो 21 किलो है। और वहीं पर अगर आप मछली पालन करते हैं और मछली को 100 किलो चारा खिलाते हैं, तो जो खाने योग्य मीट मछली से आएगा वो 61 किलो आएगा। आप देखिए, चिकन से या मुर्गी से सीधा 3 गुना। तो अगर आप 100 किलो चारा खिला के 61 किलो मीट फिश में बना ले रहे हैं, यानी कि जो जिस पे आपकी लागत सबसे ज्यादा आ रही है, वहां से आपको अगर सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो किसके मिल रहा है, या खाने योग्य मीट किससे मिल रहा है, वो मिल रहा है आपका फिश कल्चर से। इसलिए अगर आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप मवेशी पाल सकते हैं, सुअर पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, और मछली पालन कर सकते हैं, तो अगर आप मछली पालन को अपनाते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। ज्यादा प्रॉफिट क्यों होगा? क्योंकि जहां आपका सबसे ज्यादा खर्च है, जिस चीज पे आपकी सबसे ज्यादा लागत है, वो आपकी फिश में कम लग रही है एज कम्पेयर टू अगर आप बात करते हैं मुर्गी पालन या किसी दूसरे मवेशी, या आप सुअर पालन की तरफ जाते हैं। ये तो हो गई एक बात। उसके बाद अब जैसा कि अगर मैं मछली पालन की बात करूं, तो दिमाग में जो सब पहला चित्र जो आता है, जो पहली छवि दिमाग में बनती है मछली पालन को लेकर, वो ये होती है कि
कुछ लोग हैं जिन्होंने तालाब में जो है वो मछलियाँ, छोटे साइज़ की मछलियाँ डाली, उनका रख-रखाव किया, उनकी देखभाल की, उनको खाना खिलाया और जब वो बड़ी हो गई तो उनको बाज़ार में बेच दिया। लेकिन मछली पालन या फिशरीज़ से जो जुड़ी एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब बहुत सारे क्षेत्र में जो है मछली से जुड़े व्यवसाय हैं। यानी कि अगर आप मछली पालन या उससे जुड़ी गतिविधियाँ करते हैं, तो सिर्फ़ छोटी मछली को तालाब में बड़ा करके बेचना ही एक व्यवसाय नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी, जैसे रंगीन मछलियों का व्यापार। जो रंगीन मछलियाँ हैं, अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो फ़ोटोग्राफ़ी के बाद जो सबसे ज़्यादा फ़ॉलो की जाने वाली हॉबी है वो फ़िश कीपिंग है, ऑर्नामेंटल फ़िश कीपिंग है, रंगीन मछलियों को रखना। आप जैसे कभी जाते होंगे जो बड़े-बड़े होटल्स हैं, रिज़ॉर्ट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या बड़े-बड़े ऑफ़िस हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऑफ़िस हैं या गवर्नमेंट ऑफ़िसेज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, होटल्स हैं, उसके एंट्रेंस पे आप देखेंगे बहुत सुंदर सा एक्वेरियम रखा होता है, जिसमें अच्छी रंगीन मछलियाँ होती हैं। लोग घरों में भी अब एक्वेरियम रखने का चलन पहले के कंपैरिज़न में बहुत बढ़ा है। और ये जो रंगीन मछलियाँ हैं, इनका इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी रंगीन मछलियों की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये यहाँ से भी रोज़गार के अवसर हैं। अगर आप एक रोहू आप मतलब रोहू, कतला या मृगल तालाब में पाल रहे हैं, तो आपका होलसेल में कितना, आपका रोहू अगर अच्छी फ़िश है तो होलसेल में मंडी में, बिहार की अगर मैं बात करूँ, हमारे अपने किशनगंज की जो मंडी है, अगर हम अच्छा रोहू ले जाते हैं, तो मंडी में उसकी बोली 90 से लेके 130 रुपए के बीच में लगती है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप यहीं पर 1 किलो का रोहू और अगर आप एक छोटी गोल्ड फिश जो कि बहुत छोटी है, 20 से 25 ग्राम की मछली होती है, वो 1 पीस रिटेल मार्केट में 25 से लेके 50 रुपए का बिकता है। ठीक है? और रंगीन मछली के पालन के लिए आपको बहुत ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं होती है, बहुत हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाना होता है, तो रंगीन मछली के व्यापार में भी आप जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ हाँ, उसके बाद अब जैसे कि मैं कह रही हूँ, दूसरा है, एक और है सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में जो बहुत बड़ी जो सिटीज़ हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बड़े-बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता। वहाँ पर जो सैलून्स हैं, वहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं मैनीक्योर या पेडिक्योर। मैनीक्योर और पेडिक्योर में बेसिकली क्या होता है, जो हाथ और पैर के नाखून होते हैं, उसके पास की जो डेड सेल या गंदगी होती है, उसको साफ करके हटाया जाता है ताकि पैर और हाथ के नाखून साफ और उंगलियां साफ और चमकदार दिखें। तो इसके लिए पहले क्या होते थे, सैलून्स जो हैं कुछ केमिकल्स यूज करते थे, जैसे कि उसमें से एक केमिकल होता था हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो बहुत ही टॉक्सिक है, वो मतलब सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो अब क्या है, अब लोगों का रुझान जो है वो केमिकली नहीं बल्कि जो नेचुरल चीजें हैं, जो प्राकृतिक चीजें हैं जिनसे नुकसान कम है, साइड इफेक्ट कम है, उनकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। तो ये जो कुछ बड़े सैलून्स होते हैं, जो ब्यूटी सैलून्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मैनिक्योर और पेडिक्योर में मछलियों के थ्रू, एक छोटी मछली होती है, जैसे कि आपका की गारा मछली है, उसका इस्तेमाल करते हैं। वो मछलियाँ क्या करती हैं, वो पैरों के पास एक टैंक में ये पानी और मछली को रख देते हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं वो उसमें हाथ या पैर डालते हैं और ये मछलियाँ आती हैं और नाखूनों के आसपास की जो डेड सेल्स हैं उनको खा जाती हैं और अच्छे से क्लीन कर देती हैं। तो ये ब्यूटी सैलून्स जो है इस ट्रीटमेंट के लिए 2000 से 5000 रुपए प्रति घंटे भी चार्ज करते हैं। उसके साथ ही साथ जो मछली से जुड़ा पर्यटन भी हमारे हमारे देश में और विदेशों में बहुत प्रचलित प्रचलित है और इससे जो है क्या होता है कि बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जाता है। अब जैसे कि हमारे देश में ही कुछ प्रदेश हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर बड़े-बड़े फिश कार्निवल लगते हैं। इस फिश कार्निवल में बेसिकली क्या होता है कि देश-विदेश से मछली पकड़ने के लोग आते हैं और मछली पकड़ने की प्रतियोगिता होती है। एंगलर्स आते हैं, वो जो है मछली पकड़ते हैं और जो सबसे बड़ी मछली पकड़ता है उसको उतना ही बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार राशि भी यहाँ पर लाखों में होती है। तो बेसिकली होता क्या, जब कार्निवल लगता है तो लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठा आती है। जितने पार्टिसिपेट करने वाले लोग होते हैं उससे कहीं ज़्यादा देखने वाले लोग होते हैं। तो जो वहाँ पर लोकल लोग हैं उनको भी रोज़गार के अवसर मिलते हैं। जैसे होता क्या है, जैसे कि अगर कोई बाज़ार है उसमें अगर एक चाय की दुकान है, वो अगर रोज़ 10 चाय बेचता है तो और अगर रोज़ वो 10 से 20 चाय बेच रहा है मान लीजिए, और जिस दिन उस बाजार में कोई मेला लगा है उस दिन निश्चित है कि उसकी चाय 100 चाय बिकेगी।
ठीक है। तो उसी तरह से जब ये कार्निवल्स लगते हैं तो जो लोकल लोग होते हैं वहाँ उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे कंट्री में कुछ बड़े होटल्स ग्रुप हैं, जैसे महिंद्रा रिजॉर्ट वाले हैं और भी दूसरे होटल्स ग्रुप हैं, आईसीटी के होटल्स ग्रुप हैं। ये सब उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में इन्होंने या तो नेचुरल वाटर बॉडी में मछलियां डाल दी हैं या डिप्रेशन क्रिएट करके उसमें मछलियां डाल दी हैं, और वहाँ पर जो लोग घूमने आते हैं, छुट्टियां मनाने आते हैं, उनको वो एक ऑफर करते हैं कि आप हमारे तालाब से मछलियां पकड़िए और आप इसको बना के जितनी पकड़ेंगे वो सब आप बना के खा सकते हैं। तो उसके लिए वो अलग से पैसे चार्ज करते हैं। तो इस तरह से जो होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसमें भी जो आपकी फिशरी से जो रिक्रिएशन से जुड़ी एक्टिविटीज हैं वहां पर भी प्रॉफिट होता है। उसके बाद अब मैं बात करती हूँ कि मछली जो है, उस जो मछली है उससे जुड़े जो व्यवसाय हैं उसने महिला सशक्तिकरण में भी बहुत योगदान निभाया है। अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की या महिला सशक्तिकरण की, तो अगर आप किसी भी महिला को जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनाते हैं, जब तक वो खुद से पैसे नहीं कमाती हैं, तब तक आप उसके इंडिपेंडेंसी की, उसके एम्पावरमेंट की बात नहीं कर सकते। तो जो आपका हमारे देश में जो मछली है उससे जुड़ा व्यवसाय है, उसमें बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। करीब 40 करोड़ लोग जो हैं, सॉरी, करीब 40 लाख लोग जो हैं इस व्यवसाय से जुड़े हैं, और उसमें महिलाओं की संख्या बहुत सिग्निफिकेंट है। जैसे कि आपका जो यहाँ आपका नेबरिंग स्टेट है पश्चिम बंगाल, वहाँ पर ऑर्नामेंटल फिशरीज होती है, और जो रंगीन मछलियाँ हैं उनका व्यापार होता है, उनका पालन है, उनसे जुड़ी जो चीज़ें लगती हैं, एक्वेरियम में जो टॉय लगते हैं, ऑर्नामेंट्स लगते हैं, एक्वेरियम में दवाइयाँ लगती हैं, मछलियाँ लगती हैं, उन सब का व्यापार जो है वो बहुत बड़ी स्केल पर होता है। और उसमें जो सबसे बड़ा जो वर्क फोर्स है, जो सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग हैं उसमें, वो महिलाएं ही हैं। और ऐसे ही जैसे कि जो जो हमारे तटीय राज्य हैं, जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है, आपका गोवा है, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जितने भी हमारे तटीय राज्य हैं, यहाँ पर भी जो मछली आती है, जो समुद्र से मछली पकड़ के लाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा संख्या में आती है। सारी की सारी मछलियाँ तो ताज़ी ऐसे बिक नहीं जाती हैं, तो उसमें बहुत सारी मछलियों को, जो कम दाम की मछलियाँ हैं या जिनको ज़्यादा समय तक रखना है, उनकी प्रोसेसिंग होती है, उनमें वैल्यू ऐड करके उनको और अच्छा बनाया जाता है। जैसे फिश का अचार बनाएंगे, कटलेट बनाएंगे, एनालॉग्स बनाएंगे। तो उन सब के लिए उसमें भी जो काम करने वाला जो वर्क फोर्स है, उसमें महिलाएं ही ज्यादा हैं। तो जो मछली और उससे जुड़ा व्यापार है उसमें महिलाओं को बहुत ज्यादा रोजगार है। अब मैं बात करती हूँ कि हमारे देश में मछली पालन की वर्तमान स्थिति क्या है। ये 18-19 का डेटा है मेरे पास। तो हमारे देश में इस साल जो कुल मछली उत्पादन हुआ वो 13.7 मिलियन मैट्रिक टन था। और इस 13.7 मिलियन मैट्रिक टन में जो मीठे पानी की मछलियाँ, मीठे पानी की मछलियाँ मतलब जो तालाब, नदी, झरनों में रहती हैं, वो करीब 65% है। और इससे जो हमने कुल निर्यात किया है वो 13.77 लाख टन किया है। और इस निर्यात की वजह से देश ने जो विदेशी मुद्रा कमाई है वो तकरीबन 47,620 करोड़ रुपए है। और अगर मैं जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद की बात करूं, तो कृषि का जो सकल घरेलू उत्पाद है, यानी उसमें सारी कमोडिटीज को मैं जोड़ देती हूँ, पशुपालन है, मछली पालन है, फसल है, सब्जियां हैं, फल है, अगर मैं सबको जोड़ दूं तो उसका जो शेयर है क्या कहते हैं जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक उसमें प्रोडक्शन में, वो है 5.23, जिसमें से कि सकल घरेलू उत्पाद में फिशरीज का ही अकेले लगभग 1% का की हिस्सेदारी है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अपने प्रदेश की, बिहार की। तो अगर मैं बिहार की बात करूं, आप प्लीज जो भी है स्क्रीन पे एनोटेट मत कीजिए प्लीज। हाँ, इसके बाद जैसे कि मैं अब बिहार में बात करूं, तो बिहार में पहले मछली पालन जो था, मछली उत्पाद, बिहार में मछली बहुत है, बिहार के लोग मछली खाने के शौकीन भी बहुत हैं। ऐसा माना जाता है कि बिहार में जो है बहुत मछली पसंद की जाती है। तो मछली बहुत है, लेकिन वो मछली जो है वो नेचुरल रिसोर्स के फॉर्म में है, वो नदियों में अपने से है। जो कल्चर का प्रैक्टिस है, जो मछली पालन का प्रैक्टिस है, वो जो है वो
है, लेकिन जितना पानी है इस प्रदेश में, या जितना होना चाहिए उतना नहीं है, या जितनी रिक्वायरमेंट है, प्रति व्यक्ति जितनी आवश्यकता है उतनी उतना उत्पादन नहीं। अगर मैं 2018 की बात करूं तो उत्पादन काफी बड़ा है। 2008 से लेके 2018 के बीच में 2.67 लाख टन से बढ़कर वो 6.5 लाख टन हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत है, जो प्रति व्यक्ति मछली खाने को मिलती है लोगों को, वो 7.7 किलो है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, जो कि नेशनल एवरेज है तकरीबन 10 किलो के आसपास, उससे कम है। और अगर हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिकमेंडेशन माने तो वो 11 दशमलव कुछ किलो के आसपास है, लगभग 11 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। तो ये देखिए, ये हमने उत्पादन तो बढ़ा है हमारा, 2.67 लाख टन से बढ़ के 6.5 लाख टन तक पहुंचा है ये उत्पादन, लेकिन अभी भी ये उत्पादन उतना नहीं है कि हम हमारे बिहार के प्रति व्यक्ति को जितना राष्ट्रीय औसत है वहां तक की मछली उपलब्ध करा सके। तो इसके लिए जो हमारी बिहार सरकार है वो प्रतिबद्ध है, वो चाहती है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना उसको मिलना चाहिए मिले। तो उसके लिए उसने एक लक्ष्य तय किया है कि 2021-22 के आखिरी तक जो है प्रदेश में जो मछली का उत्पादन है वो 6.5 लाख टन से बढ़कर के 8.02 लाख मेट्रिक टन हो जाए। तो इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो सरकार है वो एक साथ बहुत सारे क्षेत्र में काम कर रही है ताकि इस उत्पादन को बढ़ाया जा सके। उसके साथ ही मछली, ऐसा तो नहीं है कि प्रदेश में मछली पालन नहीं हो रहा है, प्रदेश में पहले से मछली पालन हो रहा है, लेकिन जितना प्रोडक्शन होना चाहिए या जितनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए यहाँ के वो नहीं है। तो उस प्रोडक्टिविटी, उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो मछली पालन में वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग किया जाए, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, अलग अलग ट्रेनिंग्स दे रही है सरकार के माध्यम से किसानों को, जो मछली पालन कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग दे रही है। अब जैसा कि मान लीजिए आपको मोटिवेट कर दिया गया, आपको एक मोटिवेशन मिल गया कि आपको मछली पालन करना, आपको बहुत सारी वजह पता है कि आप मछली पालन करेंगे तो आपको ये फायदे होंगे, फिर आपने कुछ ट्रेनिंग्स भी ले ली। ये सारी चीजें होने के बाद आप मछली पालन के लिए अगर जाते भी हैं और अगर आपको समय पर खाद, चारा, दवाइयाँ नहीं उपलब्ध कराई जाती हैं आपको आपकी जगह पर, तो आप मछली पालन अच्छे से नहीं कर सकते। तो सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है कि आपको जो है सही समय पर और सही जगह पर जो खाद लगती है मछली पालन में, जो क्या कहते हैं चारा लगता है, सीड लगता है, दवाइयाँ लगती हैं, उनको उपलब्ध कराया जाए। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जितना भी बिहार में जलीय संसाधन है, यानी जितना भी पानी है जो कि मछली पालन के योग्य है, वो बहुत ज़्यादा है। अगर उसको सस्टेनेबल तरीके से, सही तरीके से मछली पालन में उपयोग किया जाए तो ये जो 6.5 लाख मेट्रिक टन से जो हमको उत्पादन बढ़ा के 8.02 लाख मेट्रिक टन करना है, उस पर पहुंचा जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि बिहार में जो है कितनी जलीय संपदा है, कितने रिसोर्सेज हैं जहां पर मछली पालन किया जा सकता है। तो बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो कि बहुत, मतलब प्रकृति ने जिसको बहुत जल दिया है, प्रकृति ने जल इतना दिया है कि अगर उनको बहुत अच्छे से यूज किया जाए तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों पे बहुत ज्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे जो राज्य हैं उनसे कहीं आगे निकल सकते हैं। इसमें जैसा कि हमारी जो नदियां हैं, 3,200 किलोमीटर लंबी नदियां हमारे प्रदेश में बहती हैं, उसके साथ करीब 1 लाख हेक्टेयर चौर हैं, 9,000 हेक्टेयर मौन है, 7,200 हेक्टेयर जलाशय या रिजर्वॉयर्स हैं, और 69,000 हेक्टेयर्स के तालाब हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके पास कितना सारा जो है जलीय संसाधन है जो कि मछली पालन के लिए यूज किया जा सकता है। अब मैं बात करती हूँ कि हमारे प्रदेश में कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जिनका पालन जो है वो बहुत प्रचलित है। जैसे बोले ये मैम जो मछली पालन और मखान जी की खेती कर सकते हैं दोनों साथ में। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। जी, उसमें क्या सब करना पड़ेगा जैसे जो आसानी से हो जाए? मैंने आपको पहले भी बोला कि ये जो क्लास है इस पे हम
कुछ प्रारंभिक जानकारी दे रहे हैं, जो ठीक है। अलग अलग टॉपिक पे स्पेसिफिक जानकारी होगी, अलग अलग जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो अलग अलग क्लासेस होंगी, उसमें होंगी। ये ट्रेनिंग अभी 1 घंटे में खत्म नहीं हो रही है, ये 3 दिन चलने वाली है, ठीक है। तो एक एक ठीक है। करके आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। थैंक यू। हाँ, थैंक ओके। तो अब जैसा कि मैंने बोला, देसी प्रजातियां जैसे कि आपका भाकुर है, रोहू है, नैनी है, फिर कुछ विदेशी प्रजातियां जैसे सिल्वर कार्प है, ग्रास कार्प है, बिग हेड कार्प है। ये सारी प्रजातियों का जो पालन है वो हमारे प्रदेश में प्रचलित है। फिर सिंगी है, मांगुर है, प्यास है, जावा पुठी है, कॉमन कार्प है, तिलापिया है। ये सब कुछ ऐसी मछलियां हैं जिनका प्रचलन, जो बहुत ही ऐसी प्रजातियां हैं जो कि हमारे प्रदेश में जिसका पालन बहुत ही प्रचलित है। अब मैं बात करती हूँ कि किस किस तरह से मछली पालन किया जा सकता है, किस किस तरह से मछली पालन किया जा सकता है। तो बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक होता है एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग और एक होती है इंटेंसिव फिश फार्मिंग। अगर मैं एक्सटेंसिव की बात करूं तो वो जो प्राकृतिक रूप से जो पानी में, जो तालाब में जो खाना है, ठीक है, तालाब में जो खाना प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, नेचुरली अवेलेबल है, उसको मछली खा के अगर बड़ी हो रही है, बच रही है, बड़ी हो रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग। कंट्रोल्ड या इंटेंसिव फार्मिंग वो है जहां पर आप मछली का में तालाब में खाना भी दे रहे हैं, उसका पानी का जो क्वालिटी है उसको मेंटेन कर रहे हैं, डिजीज वगैरह पे भी आप ध्यान दे रहे हैं, तो उस तरह की फार्मिंग को हम मैनेज्ड या इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। और फिर जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है ये भी 3 अलग अलग तरीकों की होती है, सेमी इंटेंसिव, इंटेंसिव एंड सुपर इंटेंसिव। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में अभी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग। एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग बेसिकली क्या है कि आप ने तालाब में मानसून से पहले कुछ छोटी मछलियां लाके आपने डाल दी हैं और आप फिर डाल के भूल गए, आपने उसमें कुछ भी नहीं, अलग से कोई फीड, कुछ सप्लीमेंट नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मछलियां मर जाएंगी, क्योंकि जब तालाब के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसमें कुछ प्राकृतिक खाना तैयार होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, कुछ प्राकृतिक खाना तैयार होता है, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन्स, जिसको कि मछली खाकर बड़ी होती है। तो यानी कि आपने कुछ भी नहीं किया, कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई रख रखाव नहीं, कोई लागत नहीं लगाई, कोई इनपुट नहीं डाला, और आपने उसमें मछली डाली, और आपको कुछ समय के बाद जब आप हार्वेस्ट करेंगे तो आपको बड़ी मछलियां मिलेंगी। तो अगर आप इस तरह की फार्मिंग को हम एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग करते हैं। अगर आप इस तरह की फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कोई प्रॉफिट, कोई मुनाफा नहीं होने वाला है। हद से हद ये होगा कि आपके घर कोई खास रिश्तेदार आ जाए, जैसे दामाद आ जाए, समधी आ जाए, तो आप उनको 2 किलो 4 किलो मछली अपने तालाब से निकाल के पका के खिला सकते हैं। इससे ज्यादा आपको, यानी इस तरह की फार्मिंग से आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। लेकिन वहीं पर अगर आप कंट्रोल्ड और मैनेज्ड फार्मिंग करते हैं तो आपको जो है वो प्रॉफिट होगा, जितनी लागत होगी उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ, जो सबसे पहली कैटेगरी है कंट्रोल्ड या मैनेज्ड फार्मिंग में, वो है आपकी सेमी इंटेंसिव फिश फार्मिंग। सेमी इंटेंसिव फिश फार्मिंग क्या है, वो खाद पर आधारित है। अगर आप तालाब में खाद डालते हैं, वो खाद आपकी केमिकल रासायनिक खाद भी हो सकती है, वो आपका ऑर्गेनिक मैन्योर भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि गोबर की खाद हो सकती है, पोल्ट्री वेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि जब आप तालाब में खाद डालते हैं, जब आप तालाब में खाद डालते हैं तो जो तालाब में जो प्राकृतिक खाना है वो, उसकी संख्या बढ़ती है, यानी प्लैंकटॉन्स की संख्या बढ़ती है, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टॉन्स का नंबर बढ़ जाता है तालाब में। तो जब प्राकृतिक खाना बढ़ गया तो मछली के लिए अब ज्यादा खाना अवेलेबल है। तो अब जब ज्यादा खाना है तो वो ज्यादा खाएगी, ज्यादा खाएगी तो उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, तो आपको, यानी कि आपने मछली का तालाब में नेचुरल फूड बढ़ाया, नेचुरल फूड बढ़ाया, ज्यादा खाना बढ़ा, तो मछलियों में कंपटीशन भाई कम हुआ फूड के लिए, और सबको अच्छे से खाना मिला और मछली बढ़ी। यानी आपने सिर्फ खाद पे खर्च किया और आपका प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है। तो इस तरह की जो फार्मिंग होती है इसको हम सेमी इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। दूसरी है इंटेंसिव फार्मिंग। अब मान लीजिए आपने सेमी इंटेंसिव तरीके से फार्मिंग की, आपको एक क्रॉप में 20,000 का मुनाफा हुआ, तो आप ये चाहेंगे ना कि आपका ये मुनाफा बढ़े, यानी ये मुनाफा बढ़ के 20 से 30,000 हो जाए या 30 से 40,000 हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप 20,000 के मुनाफे से नया तालाब खोद लेंगे,
ठीक है, तो अब आपके पास वही तालाब है, लेकिन जहां पर आपने 2000 मछली स्टॉक की थी, अब आप वहां पे 3000 मछली स्टॉक करेंगे। तो अगर आप 3000 मछली स्टॉक करेंगे, अब आप उसके बाद जितनी भी खाद डाल दें, जो प्राकृतिक खाना है उसकी भी एक लिमिटेशन है। उसके बाद अगर आप ज्यादा मछली डाल रहे हैं तो आपको ऊपर से खाना देना पड़ेगा, ऊपर से आपको चारा डालना पड़ेगा। खाद तो आप डाल ही रहे थे, नेचुरल फूड बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको अलग से फूड सप्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको अलग से भोजन डालना पड़ेगा। तो इस तरह की जो फार्मिंग है जहां पर आप खाद डाल के नेचुरल फूड बढ़ा रहे हैं, प्लस क्योंकि आपने मछलियों का नंबर ज्यादा डाला है इसलिए आप भोजन भी बढ़ा रहे हैं, इस तरह की जो फार्मिंग होती है इसको हम इंटेंसिव मैम फार्मिंग बोलते कौन हैं। सा खाद? हाँ जी, कौन सा खाद? मैंने बोला खाद तो आपकी रासायनिक भी हो सकती है और ऑर्गेनिक भी हो सकती है। आप केमिकल वाला भी ले सकते हैं, यूरिया, एमओपी, एसएसपी डाल सकते हैं, आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, आप पोल्ट्री मैन्योर डाल सकते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर डाल सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें जो है आपको अलग से फीड भी डालना पड़ेगा। तो जो इस तरह की खेती है उसको हम इंटेंसिव फिश फार्मिंग बोलते हैं। अब जो तीसरे लेवल की है वो सुपर इंटेंसिव फिश फार्मिंग है। अब जैसे कह रहे हैं कि आपका मुनाफा धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आप पहले खाद में लागत लगाई, फिर आपने खाद के साथ भोजन में लागत लगाई, अब आप चाहेंगे आपका मुनाफा और बढ़े। तो आपका मुनाफा और बढ़े, आपके पास एरिया उतना ही है, जमीन तालाब उतना ही है जिसमें कि आप मछली पालन कर रहे हैं। तो अगर आप अब क्या कर सकते हैं, अब आप स्टॉकिंग बढ़ा देंगे, मछलियों का नंबर उतने ही तालाब में बढ़ा देंगे। अब जब ज्यादा मछली होगी तो वो ज्यादा खाना खाएगी, ज्यादा खाना आपको ज्यादा फीड देना पड़ेगा। अब जब आप ज्यादा फीड देंगे तो वो भाई ज्यादा खाएगी तो ज्यादा मल त्याग करेगी। तो वो मल जो है जब वो तालाब की तलहटी में जाके बैठेगा और सड़ना शुरू होगा, तो उसमें से कुछ टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, वो मछली को नुकसान करेंगी। दूसरा, जब जैसे हमें हवा में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरह मछलियों को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हवा में घुली हुई ऑक्सीजन है, मछलियां जो ऑक्सीजन लेती हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है। तो जब तालाब में ज्यादा मछली होंगी तो जो पानी में घुली ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। आपने ज्यादा मछली डाली, आपने फीड भी ज्यादा डाला, तो फीड को जल्दी से सड़ने के लिए भी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ताकि टॉक्सिक गैस बहुत ज़्यादा ना बने, जल्दी से सड़ जाए वो। प्लस बहुत ज़्यादा मछलियां डाली हैं तो उनको जिंदा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आपको खाद और भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपको ऑक्सीजन, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, जो पानी में घुलित ऑक्सीजन है, उसकी भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम मोटर, आप क्या कहते हैं, एरेटर्स लगाते हैं। एरेटर क्या होता है, बेसिकली एयर की जो ऑक्सीजन है उसको वाटर में मिक्स करता है कॉन्टिन्यूअस रोटेशन के साथ। तो जो तालाब में है वो ऑक्सीजन की मात्रा सुनिश्चित करता है, जिसकी वजह से आप कम जगह में ज्यादा मछलियां डालकर, ज्यादा लागत लगा के, ज्यादा इनपुट डाल करके ज्यादा प्रोडक्शन और प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके हो गए आपके फार्मिंग के, सेमी इंटेंसिव फिश फार्मिंग, इंटेंसिव फिश फार्मिंग एंड सुपर इंटेंसिव फिश फार्मिंग। अब हम बात करते हैं एक और तरह के मछली पालन की, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग या समन्वित कृषि जिसको हम बोलते हैं, इसका मतलब है कि 2 तरह की खेती को एक साथ करना। ठीक है, 2 तरह की खेती को एक साथ करना तक ही इंटीग्रेटेड फार्मिंग नहीं है। 2 तरह की खेती हम इस तरह से करें कि जो एक खेती का वेस्ट है वो दूसरे में इनपुट की तरह काम आ जाए। अगर जैसे होता है ना, गेहूं में सरसों मिला के आपने खेत में बो दिया, गेहूं भी उगा उसी खेत में, उसी खेत में सरसों भी निकल रही है, वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग नहीं है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग वो है जहां पर आपने 2 फसलें एक साथ लगाई, और जो एक फसल का वेस्टेज था, जो आपके किसी काम नहीं आ रहा था, वो अब आपकी दूसरी फसल में जो है वो काम आ रहा है किसी तरीके से। ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में वो काम आ रहा है, तब हम कहते हैं इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, मछली से मुर्गी पालन, फिश कम
पोल्ट्री, ओके, फार्मिंग। तो अगर हम मछली, जैसे इन्होंने देखिए क्या किया है, तालाब के ऊपर एक पोल्ट्री शेड बनाया है और उसमें जो है इन्होंने मछली पालन किया है और उसका जो फ्लोर है वो जालीनुमा है, ठीक है, या उस पे जो है वो उन्होंने मछली पालन किया है। तो होता क्या है कि जो मुर्गी की जो ड्रॉपिंग होती है, जो उसका मल होता है या एक्सक्रीटा होता है, जब वो नीचे तालाब में जाता है तो वो क्या करता है, क्योंकि उसमें आपकी फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो तालाब में खाद की तरह काम करता है। जब वो तालाब में खाद की तरह काम करता है तो आपकी खाद तालाब का की का फर्टिलाइजेशन होता है। उससे क्या होता है, तालाब में नेचुरल फूड बढ़ता है। नेचुरल फूड बढ़ता है यानी कि आपकी जो खाद, जो आप ऊपर से खाद खरीद के डाल रहे थे, उसकी लागत जो है वो बचती है आपकी। और साथ ही साथ कुछ ऐसी मछली, हाँ जी, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मेरे को ये पूछना है मैम, जैसे कि हाँ। जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का आप जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, हाँ तो इसमें ये जो इसका स्क्रीटा जो जाएगा, सपोज दैट मैंने पोल्ट्री फार्म ऊपर डाल दिया हाँ और जी। उसका पॉटी सपोज के नीचे जा रहा है, डिप हो रहा है पाउंड में, देन वहां पे इज देयर एनी चांसेस टू इंक्रीज दैट अमोनिया? अमोनिया भी तो उसको नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप फर्टिलाइजेशन की डोजिंग होती है ना, जैसे कि आप एक डोज डालते हैं राइट कि आपको इतना केजी यूरिया पर हेक्टेयर ऑफ पॉन्ड में डालना है, तो आपके जो करेक्ट ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं, जो पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स हैं, उसकी भी डोजिंग होती है, ठीक है। तो वो ओके डोजिंग जो होती है हाँ वो इस तरह से सेट की गई है, इस तरह से फिक्स की जाती है कि उसका एडवर्स इफेक्ट ना हो, उसकी टॉक्सिसिटी ना हो, वो बेनिफिशियल हो। राइट, तो ऐसा नहीं है कि वो पोल्ट्री का डेंसिटी मुझे देखना होगा कि हाउ मच यस, बर्ड आर हाँ देयर इन 1 हाँ हेक्टेयर पाउंड, है ना? हाँ हाँ, कितनी ओके, बर्ड्स हैं, कितनी तो बर्ड्स इसका हैं, कुछ मेजरमेंट। हाँ, इसके इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। आपको उस तरह से, अब ऐसा नहीं है आपका 1 एकड़ का पॉन्ड है, आपने उसमें 10,000 मुर्गियों का ड्रॉपिंग्स डाल दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ तो वो हाँ वो एक डोजिंग है, वो हाँ, प्रॉपर होती है, ठीक है। तो तो जैसे इट विल कम्स अंडर सेमी इंटेंसिव और इंटेंसिव, मैं दोनों में कर सकता हूँ या फिर इसके लिए आप दोनों मतलब में कुछ कर अलग सकते, आप प्लान है? दोनों में कर सकते हैं, आप दोनों में कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है। ओके तो ओके, इसमें जो है, हाँ, अब जैसा कि मैं बोल रही थी, एक तो ये ड्रॉपिंग आपके तालाब में फर्टिलाइजर की तरह काम कर रही है। दूसरा, कुछ मछलियां ऐसी भी होती हैं जो इस ड्रॉपिंग को सीधे एज अ फीड भी लेती हैं, एज अ फूड भी खाती हैं। तो ये ना कि सिर्फ आपकी मतलब फर्टिलाइजर की कॉस्ट रिड्यूस कर रहा है, ये कुछ केसेस में आपके फीड की भी कॉस्ट रिड्यूस करता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप फिश और पोल्ट्री को दोनों को एक साथ करते हैं तो आपकी लागत घटती है और आपका मुनाफा बढ़ता है। ये एक एग्जांपल है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, जो आप फिश के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। दूसरा है फिश कम डक फार्मिंग, इसके साथ भी सेम वही कंसेप्ट है। इसमें जो डक्स हैं, वो उनकी भी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, वो ड्रॉपिंग्स जो हैं वो पॉन्ड को फर्टिलाइज करती हैं, तो आपकी फर्टिलाइजेशन की कॉस्ट रिड्यूस होती है। कुछ फिशेज हैं इन ड्रॉपिंग्स को डायरेक्ट एज अ फूड भी कंज्यूम करती हैं। ये भी सेम उसी प्रिंसिपल पे है, जो कि पहले डक का वेस्ट है, एक्सक्रीटा है, जो आपकी किसी काम नहीं आने वाला है, वो यहाँ पर जो है आपका एज अ मैन्योर जो है आप यूज कर सकते हैं। द सेम विद पिग फार्मिंग, फिश कम पिग फार्मिंग, जो आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जैसे आसाम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर सुअर का मीट बहुत पसंद किया जाता है। और यहाँ के जो लोग हैं, वहाँ यहाँ के जो किसान हैं, वो सुअर पालन भी काफी उसमें करते हैं। तो यहाँ पर भी आप फिश फार्मिंग को क्या कहते हैं, पिग फार्मिंग के साथ जो है वो पिगरी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे कि जो पिग फार्मिंग जो होती है, जो पिग के शेल्टर्स होते हैं, उनका डेली सुबह, उसके फ्लोर का जो डेली सुबह क्लीनिंग जो है वो जरूरी है, क्योंकि अगर वो साफ नहीं होगा तो वो पिग्स को डिजीज हो सकती है। तो इन्होंने देखिए क्या किया है, ये पिग शेल्टर है, यहाँ से एक ड्रेनेज पाइप जो है वो सीधे तालाब में खोल दिया है। तो जो पिग का एक्सक्रीटा है वो सीधे पॉन्ड में आता है और वो बेसिकली जो है पॉन्ड को फर्टिलाइज करता है। तो यहाँ पर भी जो पिगरी का वेस्ट है वो फिशरी में एज अ मेन्योर जो है वो यूज हो रहा है। सेम किया जा सकता है मछली के साथ। बकरी पालन अगर आप करें तो जो पॉन्ड की डाइक्स हैं, उन डाइक्स को आप यूज कर सकते हैं बकरी के शेड्स रखने के लिए, उनके घर बनाने के लिए, और उसके एक्सक्रीटा को यूज किया जा सकता है। उसके बाद अब बात आती है कि अगर फिश के साथ आप सब्जी का पालन करें, तो जैसे कि आप मछली पालन के साथ मुर्गी पालन कर रहे थे, पिग को पाल रहे थे, या
डग कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है कि उसका जो वेस्ट है वो तालाब में मछली के काम आ रहा है, लेकिन सब्जी में क्या? तो इसमें क्या होता है कि जो पॉन्ड की डाइक है, जो आप तालाब का बांध बनाते हैं, उस बांध पे आपकी अच्छी खासी जमीन जाती है, क्योंकि अगर बांध मजबूत नहीं होगा तो बरसात में, वेदरिंग में वो खराब हो सकता है, बाढ़ में वो में फ्लडिंग भी मतलब वो टूट सकता है ना। तो बेसिकली बांध पे आप ठीक ठाक मिट्टी और जमीन जो है आपकी जाती है। तो अगर आप उस बांध पे जो है सब्जियां लगा दें, तो वो आपकी बांध की जमीन इस्तेमाल हो गई। अब तो इससे तो क्या वो आप इस्तेमाल हो गई, उसके बाद क्योंकि बांध जो है वो तालाब के चारों तरफ है, तो पौधों को हमेशा नमी और पानी मिलेगा, तो ये तो फायदा हो गया पौधों का। अब तालाब को क्या फायदा हुआ? बेसिकली होता क्या है, जब आप सब्जियां लगाते हैं तो आप उस पर मैन्योरिंग करते हैं, आप उस पर खाद डालते हैं, तो वो खाद जो है वो पूरी की पूरी तो पौधे को नहीं मिलती है, 20% 40% जो है वो पौधे को मिलती है, बाकी लीच होकर के ग्राउंड वाटर में चली जाती है, जो हमारे किसी काम नहीं आती है। लेकिन अगर आप वही सब्जी तालाब के चारों तरफ उसकी बाड़ पे लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो जो लीच होकर के वो जो फर्टिलाइजर है, वो जो खाद है जो आपने सब्जी में दी थी, वो सीधे आपके तालाब में जा रही है। तो यानी लीचिंग से जो वेस्ट हो रहा था आपका, वो भी रुक रहा है, तालाब फर्टिलाइज हो रहा है, और आपकी वेजिटेबल को कॉन्टिन्यूअस मॉइस्चर और स्पेस मिल रहा है। तो इस तरह से जो है आप मछली के साथ सब्जी की खेती को इंटीग्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप सब्जी के साथ फल की खेती को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप फल के पेड़ लगाएं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो बहुत छायादार नहीं होने चाहिए। तालाब में जितनी ज्यादा छाया होगी, आपका प्रोडक्शन उतना ज्यादा कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि तालाब में जो नेचुरल तरीके से, जो प्राकृतिक तरीके से जो खाना बनता है, जो फूड बनता है, वो जो है उसके लिए डायरेक्ट सनलाइट जो है, डायरेक्ट सूर्य की रोशनी जो है आपके तालाब पे पड़ना जरूरी है। इसलिए अगर आप जब पॉन्ड के चारों तरफ जो बांध बनाया है, उस पे जो फल के पेड़ लगा रहे हैं, वो ऐसे हों जैसे नींबू हो, छोटी हाइट के अमरूद हो या केला हो, ताकि तालाब में छाया ना हो। तो इस तरह से जो है आप मछली के साथ बहुत दूसरी तरह की खेती को इंटीग्रेट करके कम लागत में ज्यादा मुनाफा जो है आप कमा सकते हैं। साथ ही आपका जो आपका फिश कम पैडी कल्चर है, होता क्या है कि जैसे कि जो बहुत सारे तटीय जिले हैं आपके बिहार में, वहां पर साल में तकरीबन 6 से 8 महीने खेतों में 1.5 फीट तक पानी रहता ही रहता है। और जिस खेत में 6 महीने से 7 महीने 1.5 फीट पानी है, उस खेत में आप धान के अलावा कुछ और नहीं उगा सकते। ठीक है, तो आप धान उगा के सिर्फ एक क्रॉप निकाल रहे हैं, लेकिन अगर 1 से 1.5 फीट पानी उस खेत में 6 महीने तक रह रहा है, तो आप उसमें मछली पालन कर सकते हैं। आप कुछ ऐसी प्रजातियां हैं मछलियों की। हेलो। हेलो, यस। हाँ मैडम, आप बोले जैसे कि आप मछली पालन के साथ खेती भी कर रहे हैं, तो जैसे धान को उपजा रहे हैं तो किसी कारण कीड़ा लग जाता है, हाँ, तो हम उसमें जहर का छिड़काव करते हैं, उसमें तो हाँ, मछली मर जाए। बिल्कुल मर जाएगी। हम बताते हैं कि आपको किस स्थिति में आप ऐसा पालन कर सकते हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जिस खेत में 1 से 1.5 फीट पानी रह रहा है महीनों तक, ठीक है, वहां पर जो है आप धान के अलावा कुछ और नहीं उगा सकते। लेकिन आप उस अगर 1.5 फीट पानी है, तो आप धान के साथ मछली उगा सकते हैं। अब जैसा कि इन्होंने बोला कि हम कीटनाशक डालते हैं, तो कीटनाशक तो जहरीला है, तो फिश जो है वो मर जाएगी। क्या होता है कि जब हम मछली पालन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है दोनों फसलों को एक दूसरे को फायदा होना है। यानी धान से मछली को फायदा होना है, मछली से धान को फायदा होना है, मतलब दोनों को फायदा होना है, धान से मछली को, मछली से धान को। तो क्या होता है कि जब आप मछलियां डालते हैं, तो क्या होता है कि उसमें जो कीड़े लग जाते हैं, जैसे उन्होंने बोला था, ये जो मछलियां होती हैं, जो कुछ प्रजातियां हैं जिनकी आप खेती कर सकते हैं धान के साथ, ये क्या होती हैं, जो जो उसके तने में जो छोटे कीड़े काई लग जाते हैं, ये उनको खा जाती हैं। ठीक है, तो इसको धान को क्या फायदा हुआ कि उसका जो है इनसे इस मछली ने उसको, मतलब उसमें जो कीड़े लगे उसको हटा दिया। मछली को क्या फायदा हुआ? जो एक तो उसको उसकी जड़ों में जो कीड़े हो गए, वो उससे उसका भोजन मिल गया, साथ ही साथ उसको छुपने की जगह भी मिली। ठीक है, तो इसमें जैसे कुछ आपकी प्रजातियां हैं, जैसे कि सिंगी है, मांगुर है,
कवई है, ऐसी मछलियां जो कम पानी में रह सकती हैं, जो 1 से 1.5 फीट पानी में आराम से रह सकती हैं, उनका पालन जो है वो धान के साथ किया जा सकता है। यानी दोनों को ही जो है वो आपको इसमें फायदा होता है, मछली से धान को और धान से मछली को। इसके साथ साथ कुछ नई तकनीक भी आई हैं अर्बन एक्वाकल्चर के उसमें, जहाँ पे आपके पास जगह की कमी है, जहाँ आपके पास बड़ी खुली जमीन नहीं है, या शहरों में जो लोग जुड़े हैं उनको अगर कुछ मछली पालन या उससे जुड़ी कम जगह में कुछ व्यवसाय करना है तो उसको क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सिस्टम है एक्वापोनिक सिस्टम। एक्वापोनिक सिस्टम में आप मछली पालन के साथ कुछ हाई वैल्यू, जिनका दाम बहुत ज़्यादा है, ऐसी सब्जियां या फल उगाते हैं और उसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने स्ट्रॉबेरी उगा रखा है जिसका दाम बाजार में बहुत अच्छा मिलता है, और साथ साथ इन्होंने कुछ और भी लेट्यूस जो है, सलाद पत्ते की लाल और हरे रंग के जो सलाद के पत्ते होते हैं उनकी खेती कर रखी है। ठीक है, तो इसमें होता क्या, और नीचे देखिए यहाँ पर और यहाँ पर पानी है। तो बेसिकली होता क्या है कि टैंक में जो है मछली है, मछली जो को जैसे फीडिंग कर रहे हैं, वो खाना खा रही है, तो उसके बाद उसका बॉडी का मल निकलता है, एक्सक्रीटा निकलता है, जो कि अमोनिया होता है उसमें। वो अमोनिया फिश के लिए भी टॉक्सिक है, अगर वो ज्यादा टाइम तक वो अमोनिया पानी में रहेगा तो मछली मर जाएगी। तो क्या होता है कि कुछ फिल्टर करके पानी से अमोनिया को बाहर निकाला जाता है, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। जैसे ही अमोनिया नाइट्रेट में बदलता है, अब वो बहुत ही उच्च कोटि की खाद हो गया पौधों के लिए। यानी यहाँ पर जो मछली का वेस्ट था उसको बैक्टीरिया की मदद से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया, अब वो जो है पौधों के लिए खाद का काम कर गया। तो इस तरह से जो है आपका जो है पानी सर्कुलेट भी हो रहा है, जो मछली का वेस्ट है वो जो है प्लांट के लिए फर्टिलाइजेशन का काम कर रहा है, और पानी के सर्कुलेशन से प्लांट्स को कॉन्टिन्यूस जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जो मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसको मिल रहा है। तो इस तरह का जो सिस्टम है इसको हम एक्वापोनिक सिस्टम बोलते हैं। ये भी बहुत पॉपुलर है अर्बन एक्वाकल्चर के नाम पे, जहाँ शहरों में कम जगह है, छोटी जगहों पे, रूफ टॉप पे आपको करना है, छत के ऊपर करना है, छोटी जगहों में करना है, वहां पर किया जा सकता है। उसके बाद एक और भी बड़ी ही प्रचलित टेक्निक है आजकल, दैट इज बायोफ्लॉक सिस्टम। तो ये जो बायोफ्लॉक सिस्टम है ये एक तरह की सुपर इंटेंसिव जीरो एक्सचेंज फिश फार्मिंग है। ऐसा मानते हैं कि जो अगला विश्व युद्ध होने वाला है वो पानी के लिए ही होगा, क्योंकि पानी की किल्लत होने वाली है। और अगर आप मछली पालन की बात करें तो बिना पानी के तो आप मछली पालन सोच ही नहीं सकते। ठीक है, तो बायोफ्लॉक में क्या होता है, एक तो पानी का एक्सचेंज कम होता है, दूसरा क्या कहते हैं कम जगह में आप ज्यादा मछली पालन कर सकते हैं, दूसरा इसमें जो फ्लॉक तैयार होता है, ये फ्लॉक जो है वो मछली भोजन की तरह खाती है। तो यानी कि आपकी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो सबसे ज्यादा कॉस्ट आती है वो फीड के ऊपर आती है। तो अगर मछली का ना जो फ्लॉक बन रहा है, अगर फ्लॉक को मछली खा रही है तो फीड कम लगेगा ना। तो इस तरह से ये जो टेक्निक है, जो बायोफ्लॉक सिस्टम है, इसमें जो है लागत कम होती है, कम जगह में आप ज्यादा मछली जो है वो उत्पादन कर सकते हैं। जीरो एक्सचेंज वाटर सिस्टम पे बना हुआ एक सिस्टम है ये, जिसमें आप सुपर इंटेंसिव कम जगह में ज्यादा मछली करके आप मछली पालन कर सकते हैं। साथ ही में एक और पद्धति है जिसको बोलते हैं रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में होता क्या है कि जब 2 बार 4 बार 5 बार आप किसी पानी में मछली पालन कर लेते हैं तो अब वो पानी खराब हो जाता है, अब वो मछली पालन के लिए ठीक नहीं है, तो आपको वो नया पानी यूज करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि एक मिनट में, हाँ जैसे जी, कि बायोफ्लॉक के बारे में बताया मैम, आप बायोफ्लॉक के बारे में जैसे बताया आप, हाँ जी। क्या ये बायोफ्लॉक सक्सेस है क्या? बायोफ्लॉक कितना सक्सेस है ये तो क्या कहते हैं, अभी भी हमारी कंट्री में बायोफ्लॉक जो है वो बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो रिकमेंड नहीं करती हैं करने के लिए। ठीक है, मेरे पास सर, मेरे पास 2 सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन मेरा सक्सेस नहीं हो पा रहा, मछली डालते मेरा मर जाता है, बहुत कोशिश करते हैं। हाँ ऐसा है, क्योंकि अब ये जो टेक्नोलॉजी बनाई गई, ये जिस देश में बनाई गई वहां पर साल भर एक जैसा टेम्परेचर है। ठीक है, ये हमारी कंट्री में बनाई गई तकनीक नहीं है, इसको हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अभी भी ये सारी जगह पर वैलिडेटेड टेक्निक नहीं है, इसलिए अभी कोई स्टेटमेंट दे पाना कि इससे जो है बहुत परिवर्तन आ जाएगा, बहुत मुनाफा होगा, ये कहना अभी सही नहीं है। ठीक है, जी, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मेरा होप
पा नहीं रहा, ठीक है, वैसे हमारी बायोफ्लॉग पर एक अलग से क्लास होगी, मैडम संगीता मैडम लेंगी वो क्लास। तो वहां पर आपकी जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। वो आपको, उनकी पीएचडी ही इसी सिस्टम पे की है उन्होंने, तो वो आपको मदद कर पाएंगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, उसके बाद अब मैं बात करती हूँ रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की। रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, जो पानी गंदा हो गया है बार बार कल्चर करने के बाद, उसको फिल्टर करके, उसको साफ करके फिर से मछली पालन के लिए यूज किया जाता है। बड़े बड़े बायोफिल्टर्स लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, सिर्फ 10 से 12% पानी ही वेस्ट होता है, बाकी 90% पानी जो है वो फिर से एक्वाकल्चर के लिए या मछली पालन के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये भी एक तकनीक है जहां पर आप पानी को पुनर्यूज करके एक्वा कल्चर कर सकते हैं। फिर एक नई पद्धति जो अभी हमारे देश में इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, लेकिन चाइना और कुछ दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज में शुरू किया गया है और इसका काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। ये पहली तकनीक है मछली पालन में जहां पर जो एक्सक्रीटा है, जो वेस्ट है कल्चर का, उसको निकाल के बाहर हटाया जा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं इन पॉन्ड रेसवे सिस्टम। इसमें क्या होता है, ऐसे देखिए सीमेंट की बड़ी बड़ी कनाल्स हैं जिसपे कि स्लोप होता है। तो स्लोप की वजह से जब पानी तेजी से उस स्लोप में, मतलब जब गिरता है और मछली उसके अगेंस्ट फ्लो करती है, तो जो उसका एक्सक्रीटा है वो नीचे की तरफ जाके इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि स्लोप है, तिरछा है, जिधर ढलान है उधर जा करके उसका जो मल है, वो जो कल्चर का जो वेस्ट है वो उधर इकट्ठा हो जाता है और उसको हाथ से हटा दिया जाता है। तो क्या होता है कि ये पहला सिस्टम है जहां पर वेस्ट को रिमूव करके कम जगह में पानी की धार को थोड़ा तेज करके ज्यादा मछलियां रखकर प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये भी एक नई पद्धति हो सकता है कुछ समय में हमारे देश में भी ये आए। ठीक है, अब तो ये हो गया आज की क्लास के बारे में कि आप कौन कौन से तरीके हैं, किस किस तरीके से मछली पालन किया जा सकता है, और आपके पास अगर बहुत सारे ऑप्शन हैं तो आप मछली पालन क्यों करें, आपको क्या चीजें हैं, उस पे क्लास थी। थैंक यू, आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ सुना। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए। बोले हम तालाब में किए हुए हैं और ये विकेट डाले हुए हैं। आजकल क्या देखते हैं कि विकेट बिल्कुल मुंह ऊपर करके घूमते रहता है तालाब में, जबकि चूना भी दिए, पोटेशियम भी दिए और नमक भी डाले हैं, और प्रतिदिन 1-2 विकेट या सिल्वर, दो में से कोई एक मर जाता है। कोई आपने वो देखा, कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ लाल दाग ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्रेश है। मतलब और अभी भी देख रहे हैं कि मछली पूरा ऊपर मुंह करके नाच रही है। प्रतिदिन मोटर चलाते हैं इसमें 3 HP का, करीब 1 एकड़ का ये है मेरा। अच्छा ठीक है, अभी आज हमारे जो सर हैं, सैनी सर हैं, डॉक्टर वीपी सैनी सर, उनकी क्लास होगी। ठीक है, सबसे आखिरी क्लास आज उन्हीं की होगी। तो ये जो आपकी दिक्कत है, जो आप बिग हेड बोल रहे हैं, ऊपर आकर के गल्फिंग कर रही है, बेसिकली ऐसी सिचुएशन तभी आती है जब तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो। ठीक है, तो जब वो सैनी सर क्लास लेंगे तो वो आपको उस बारे में वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। ठीक है, और एक चीज मैडम है कि हमेशा तालाब जो है ना बदबू देते रहता है, मतलब हाँ, वो उसमें आपका ऑर्गेनिक लोड ज्यादा है। तालाब में बदबू का मतलब ही है कि आपके तालाब में ऑर्गेनिक लोड बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑर्गेनिक लोड बोले तो मैडम? ऑर्गेनिक लोड मतलब जैसे कि उसका मल बहुत ज्यादा है, जो घास तलहटी में सड़ गई है वो बहुत ज्यादा है। हाँ, ठीक वो है, प्रॉब्लम है। हाँ, तो उसकी वजह से वो जो घास सड़ जाती है वो ऑर्गेनिक लोड बढ़ा देती है, या फिर इस तरह की चीजें, इससे ऑक्सीजन की भी कमी होती है। और बदबू आने का मतलब ही कि ऑर्गेनिक लोड आपके तालाब में ज्यादा है।